हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके इंग्लिश के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का हिंदी में फुल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। यह वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, लेकिन मैं इसमें कोई भी पॉइंट को इसमें मिस नहीं किया हूँ, जिसके कारण से यह वीडियो थोड़ी लंबी हुई है। यह पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव किसी में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिनके राइटर हैं नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। तो जैसे कि जान रहे हैं, यह कहानी नेल्सन मंडेला जी की जीवनी पर आधारित है। नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने हैं। इससे 300 साल पहले ही जब भी बनते थे कोई भी राष्ट्रपति, वो अंग्रेज टाइप का दिखने वाला नहीं, कोई श्वेत लोग ही होते थे। 300 साल के राज के बाद पहली बार ब्लैक आदमी जो है कि राष्ट्रपति बना साउथ अफ्रीका का। तो बहुत ही रोमांचक कहानी है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं इस कहानी को पूरी अच्छी तरह से। 10 मई का दिन चमक धमक तथा निर्विघ्न रूप से उदय हुआ। कुछ दिनों तक मैं उच्च अधिकारियों तथा विश्व के नेताओं से घिरा रहा, जो उद्घाटन समारोह से पूर्व अपना सम्मान प्रदान करने के लिए आ रहे थे। उद्घाटन समारोह दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमाव होगा। समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बालू पत्थर के रंगमंच में हुए। दशाब्दियों तक यह श्वेत प्रमुख का केंद्र रहा था और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर प्रजाति सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंग तथा राष्ट्रों के जमाव का बहुरंगी स्थल था। शरद ऋतु के उस सुंदर दिन में अपनी बेटी जेनानी के साथ था। पदापीठ पर मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले उपराष्ट्रपति के रूप में सौगंध दिलाई गई। फिर ताबो म्बिकी को पहली उपराष्ट्रपति के रूप में सौगंध दिलाई गई। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान के पालन तथा रक्षा करने और अपने को गणतंत्र का तथा उसकी जनता के कल्याण के लिए समर्पित करने का प्रण किया। एकत्र अतिथियों तथा अवलोकन करने वाली संसार को संबोधित करते हुए मैंने कहा, आज हम सब यहीं अपनी उपस्थिति द्वारा नवजात स्वतंत्रता को शासन तथा आशा प्रदान करते हैं। असाधारण मानव घोर विपदा के अनुभव से जो एक लंबे समय तक रहा, निश्चय ही एक ऐसा समाज का जन्म होगा जिस पर सभी मानवता गर्व करेंगे। हम जो एक लंबे समय तक बहिष्कृत थे को एक दुर्लभ अधिकार प्राप्त हुआ है कि अपनी भूमि पर विश्व के राष्ट्रों के मेजबान बने। हम अपनी सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं, जो हमारे देश की जनता के साथ अंततः उस न्याय, उस शक्ति, उस शांति, उस मानव प्रतिष्ठा के लिए साझी विजय को प्राप्त करने के लिए आए हैं। अंततः हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। हम प्रण लेते हैं कि हम अपनी संपूर्ण जनता को निर्धनता, अभाव, दुख, लिंग तथा अन्य भेदभाव की निरंतर दास्ता से मुक्ति दिलाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यह सुंदर राष्ट्र कभी भी पुनः एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के उत्पीड़न का अनुभव करे। इस गौरवपूर्ण मानव उपलब्धि पर कभी भी सूर्य अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता का शासन बना रहेगा। भगवान अफ्रीका को सुख समृद्धि संपन्न बनाए। कुछ क्षण पश्चात हम सब ने भय से अपनी आंखें ऊपर उठाई। ज्यों ही दक्षिण अफ्रीका के जेट हेलीकॉप्टर तथा सैनिकों को ले जाने वाले भव्य युद्ध सज्जा वायुयान यूनियन बिल्डिंग के ऊपर परिष्कृत संरचना में गरजने लगे, यह न केवल ठीक सूक्ष्मता तथा सैनिक शक्ति का प्रदर्शन था, किंतु
लोकतंत्र के प्रति सैनिक निष्ठा का प्रतिपादन था। नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्रता तथा निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी, केवल कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका की प्रतिरक्षा सेनाओं के जनरलों तथा पुलिस, जिनकी छातियां गत दिनों से रिबनों तथा पादकों से अलंकृत थी, ने मुझे सलामी दी थी और अपनी निष्ठा का प्रण लिया था। मैं इस बात के प्रति असावधान नहीं था कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने मुझे सलामी नहीं दी होती, किंतु मुझे गिरफ्तार कर लिया होता। अंततः इम्फाल जेट एक बेज ने नए दक्षिण अफ्रीका के ध्वज की काली, लाल, हरी, नीली तथा सुनहरी रंग की धुआएं की लकीर को छोड़ा। हमारे दो राष्ट्रीय गानों के गाने के कारण वह दिन मेरे लिए प्रतीकात्मक था और श्वेत लोगों के नाकासुकी सिकिल्ड अफ्रीका तथा काले लोगों के डाइस टीम के गान का दिव्य दर्शन यानी झांकी था, जो उस गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान था। यद्यपि उस दिन कोई भी समूह राष्ट्रगान के गीत काव्य को नहीं जानता था, जिससे वे कभी घृणा करते थे, शीघ्र ही वे इसके शब्दों को कंठस्थ कर लेंगे। उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की भावना से अभिभूत था। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में दुखद एंग्लो बोयर मुद्दे के कुछ वर्ष पश्चात और मेरे जन्म से पूर्व दक्षिण अफ्रीका की गोरी चमड़ी वाले लोगों ने अपने विवादों को दूर कर लिया और अपने ही देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध प्रजातीय प्रभुत्व की प्रणाली स्थापित कर ली। जो संरचना उन्होंने स्थापित की वह कठोरतम, अत्यंत अमानवीय संरचनाओं में से एक ढांचे के निर्माण का आधार थी। उन समाजों का जो विश्व जानता है, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में तथा एक मानव के रूप में मेरे अपने 8वें दशक में उस प्रणाली को सदा के लिए पलट दिया गया है और उसे एक ऐसी प्रणाली द्वारा बदल दिया गया है जो लोगों की चमड़ी के रंग की अपेक्षा सभी लोगों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को मान्यता देता है। वह दिन मेरे हजारों देशवासियों के अकल्पनीय बलिदानों द्वारा आया है, जिन लोगों की यातनाओं तथा साहस की गणना या उनका भुगतान कभी नहीं किया जा सकता। मैं उस दिन दुखी हो उठा, जैसा कि मैं बहुत से दूसरे दिनों दुखी हो जाता हूँ कि मैं केवल उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मेरे से पहले चले गए थे। वह लंबी तथा गौरवपूर्ण पंक्ति समाप्त हो गई है और पुनः मुझसे शुरू हुई है। मैं दुखी था कि मैं उनका धन्यवाद ना कर सका और वे यह ना देख सके कि उनके बलिदानों ने क्या प्राप्त किया है। रंगभेद की नीति ने मेरे देश तथा मेरे लोगों में गहरा तथा स्थायी घाव किया है। हम सबको उस गहरे घाव से स्वस्थ होने में बहुत से वर्ष मगर पीढ़ियां नहीं लगेंगी, किंतु दशाब्दियों के उत्पीड़न तथा पाशविकता का अन्य अनिविष्ट प्रभाव होगा। और वह यह था कि इससे हमारे समय के ओलिवर टैम्बोस, वाटर सिसुलस, चीफ लुथिलस, यूसुफ डाडोस, ब्राम फिशरीज, रॉबर्ट सोबक्वे जैसे लोगों को जन्म दिया। ऐसे असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता तथा उदारता वाले लोगों को जैसे लोगों को कभी नहीं जाना जाएगा। संभवतः ऐसे उच्च चरित्र वाले लोगों की उत्पत्ति के लिए इतने गहन उत्पीड़न की आवश्यकता है। मेरा देश खनिजों तथा
रत्नों में धनी समृद्ध है, जो इसकी धरती के नीचे है। किंतु मैं सदैव इस बात को जानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं, जो शुद्धतम हीरों की अपेक्षा अधिक सुंदर तथा शुद्ध है। संघर्ष के दौरान मैंने इन साथियों से साहस के अर्थ को सीखा है। बार बार मैंने एक धरना के लिए पुरुषों तथा स्त्रियों को अपने जीवन को जोखिम में डालते तथा अपने प्राण देते देखा है। मैंने लोगों को बिना विचलित हुए आक्रमणों तथा यातना का शक्ति तथा लचक के साथ सामना करते हुए देखा है, जो कल्पना को भी चुनौती देता है। मैंने सीखा है कि साहस भय का अभाव नहीं है, किंतु उस पर विजय है। वीर पुरुष वह नहीं है जो भय को महसूस नहीं करता है, किंतु वह है जो उस भय पर विजय प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं होता है जो दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग के कारण या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा करता हो। लोगों को निश्चय ही घृणा करना सिखाया जाता है, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मानव हृदय में और अधिक स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। इसकी विपरीत दशा की अपेक्षा यहाँ तक कि जेल में विकरालात्मक समय में भी, जब मेरे साथियों तथा मुझे यातना सहन करने के अंतिम बिंदु तक पहुँचा दिया गया, मैंने संतरियों में से एक में मानवता की झलक देखी। संभवतः एक क्षण के लिए, किंतु यह मुझे पुनः विश्वास करने तथा बने रहने के लिए पर्याप्त थी। मानव की अच्छाई एक लपट है जिसे छिपाया जा सकता है, किंतु जिसे बुझाया नहीं जा सकता। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो दायित्व होते हैं: अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी तथा बच्चे के प्रति उत्तरदायित्व, और अपने लोगों, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति उत्तरदायित्व। एक सब तथा मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन उत्तरदायित्वों को अपनी प्रवृत्ति और योग्यताओं के अनुसार पूरा करने के योग्य होता है। किंतु अफ्रीका जैसे एक देश में मेरे जैसे जन्मे तथा रंग वाले व्यक्ति के लिए इन दोनों उत्तरदायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति जो एक मानव के रूप में रहने का प्रयत्न करता, उसे दंडित तथा अलग थलग किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में वह व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का प्रयत्न करता, उसे अनिवार्य रूप से अपने परिवार तथा अपने घर से उखाड़ फेंका जाता और अलग थलग जीवन व्यतीत करने को बाध्य किया जाता। गोपनीयता तथा विरोध का अंधकारमय अस्तित्व का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रारंभ में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का चयन नहीं किया, किंतु अपने लोगों की सेवा करने के प्रयत्न में मैंने पाया कि एक पुत्र, एक भाई, एक पिता तथा एक पति के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को निभाने से मुझे रोका गया। मैं स्वतंत्र रहने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। मैं स्वतंत्र उत्पन्न हुआ था, प्रत्येक प्रकार से स्वतंत्र, जिसे मैं जान सकता था। अपनी माँ की झोपड़ी के निकट खेतों में स्वतंत्र दौड़ने के लिए, स्वच्छ नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र, जो मेरे गांव में से होकर गुजरती थी, तारों के नीचे मक्का की बालियों को भूनने के लिए, और धीमी गति से चलने वाले बैलों की झोपड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए। जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा और अपने कबीले के रीति रिवाजों को निभाता रहा, मैं मानव या भगवान के नियमों द्वारा कभी नहीं सताया गया।
ऐसे केवल उस समय हुआ जब मैं यह जानने लगा कि बचपन की मेरी स्वतंत्रता एक भ्रम है। जब एक युवक के रूप में मैंने क्या पाया कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे पहले ही छीन ली गई है। उस समय मैं उसके लिए तड़पने लगा। सर्वप्रथम एक छात्र के रूप में मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, एक अस्थायी स्वतंत्रता, ताकि मैं रात को बाहर ठहर सकूं, जो चाहूं पढ़ सकूं और जहां चाहूं जा सकूं। बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा पुरुष की तरह मैंने अपनी संभावित शक्ति को प्राप्त करने, अपने भोजन को प्राप्त करने, विवाह करने तथा परिवार बनाने की बुनियादी तथा सम्मानित स्वतंत्रता के लिए लालसा की, ऐसी स्वतंत्रता जो विधिपरक जीवन में बाध्य न पहुँचाए। किंतु फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं ही स्वतंत्र ना था, किंतु मेरे भाई तथा बहनें भी स्वतंत्र ना थी। मैंने देखा कि यह केवल मेरी ही स्वतंत्रता ना थी जिसे कम कर दिया गया था, किंतु प्रत्येक उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो मेरे तरह दिखाई देता था। यह वह समय था जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया और जब स्वयं मेरी अपनी स्वतंत्रता की भूख मेरे अपने लोगों की स्वतंत्रता की बड़ी भूख बन गई। अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए यह इच्छा कि वह अपना जीवन प्रतिष्ठा तथा आत्मसम्मान से बिताए, जिसने मेरे जीवन को प्रेरित किया, जिसने एक भयभीत परिवार स्नेही पति को एक बिना घर के व्यक्ति में बदल दिया, जिसने जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षु का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया। मैं आगामी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सद्गुणी या आत्मबलिदानी नहीं हूँ, किंतु मैंने देखा कि मैं तुच्छ तथा सीमित स्वतंत्रताओं का आनंद नहीं ले सकता जिसकी मुझे छूट थी। जब मैं यह जानता था कि मेरे देशवासी स्वतंत्र नहीं हैं, स्वतंत्रता अविभाजित है, मेरे लोगों जातियों के लोगों में से किसी एक पर पड़ी जंजीरें उन सब पर पड़ी जंजीरें थी, मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मेरे पर भी पड़ी जंजीरें थी। मैं जानता था कि उत्पीड़क को अवश्य ही मुक्त किया जाए, जैसा कि निश्चय ही उत्पीड़िता को वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण करता है, वह घृणा का बंदी है, वह भेदभाव तथा संकीर्णता की सलाखों के पीछे बंद है। वास्तव में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि मैं किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण करता हूँ, निश्चय ही ठीक उसी प्रकार जैसे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है, उत्पीड़ित तथा उत्पीड़क समान रूप से अपनी मानवता से वंचित कर दिए जाते हैं। तो यह कहानी थी नेल्सन मंडेला जी की जीवनी पर आधारित। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जैसे कि पिछला वीडियो में मैंने दिया था ये कुछ वर्ड मीनिंग, और इस वीडियो में भी कुछ वर्ड मीनिंग लेके आया हूँ। आई होप आप लोगों को पता है कि किस तरह से याद करना है। जैसे कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि आपको हाथ में लिख लेना है और दिन भर आपको अपना हाथ को देखते रहना है बीच बीच में जब टाइम मिले, और वर्ड मीनिंग को रिवाइज करते रहना है, और शाम में या फिर रात में आप अपना याद किया हुआ चीज़ को कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।